हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज 19 फरवरी को क्लास 10th की जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे पास है पेपर सेट डी, तो हम डी को सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे पेपर एक जैसे ही हैं। आप क्वेश्चंस मिला के और वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पैसेज है। तो आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो हम पैसेज पढ़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधा आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़, मतलब जो शब्द मेडिटेशन है वो है क्या है? वर्ब है, प्रोनाउन है, एन एडजेक्टिव है, नाउन है। तो गाइस, यदि किसी शब्द के अंत में TION शब्द लगा हो तो वो नाउन होता है, तो इसका आंसर होगा अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वर्ड इन दिस पैसेज मीन एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शब्द का मतलब होता है माइंड में कुछ संचित रखना, कुछ रखना, या फिर उसको रखने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो समझिए कि आपको माइंड में कुछ याद रखना है तो उसको आपके लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और मेमोरी जो हुआ, ध्यान रखना, वो मतलब होता है रिटेंशन का मतलब। तो इसका जो आंसर होगा कि एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, इसका आंसर होगा रिटेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 5th नंबर का, द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज़ टू। जो आखिरकार हमारे पास जो चैलेंज है वो किस चीज़ का है? तो वो हमारे पास है मेक योर माइंड काम। अपने माइंड को शांत रखना, यही हमारे जीवन में चैलेंज है आजकल। तो इसका जो आंसर होगा मेक योर माइंड काम। चलिए दूसरा पैसेज देखते हैं। दूसरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना था। हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। आपको बताना है कि शादी से पहले किसी चीज़ की मांग या पैसे की मांग क्या कहलाती है। तो आप जानते हैं उसे दहेज कहा जाता है और इंग्लिश में उसे डाउरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? डाउरी होगा। दूसरा क्वेश्चन है वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन, इसमें हमें ऑप्शन है हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, ब्रिंग्स डाउन द रेशो ऑफ इनइक्वालिटी, हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑवर पीपल, और चौथा ऑल ऑफ दीज ABC। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। जो पैसेज दिया गया है ये किसके बारे में है? तो ये जो पैसेज है ये है वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वुमेन एजुकेशन होगा। चौथा नंबर, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा चौथे का आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल।
यदि आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, तो उसे अकेले को आप शिक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। हमें एजुकेशन को वेपन की, हथियार की तरह यूज करना चाहिए। किस लिए? टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन। किस लिए? महिलाओं की जिंदगियों को उभारने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए हमें शिक्षा को हथियार की तरह उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 1, यानी कि टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, ये हुआ। चलिए, दूसरा पैसेज हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इसमें हमारे पास है, लुक एट द इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। ये जो चित्र दिया गया है, पिक्चर दी गई है, इसके बारे में आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। लिखना किस बारे में है? गुड हैबिट्स। इसके साथ साथ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे गेट अप अर्ली, जल्दी उठने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि यदि हम जल्दी उठते हैं तो एनर्जेटिक रहेंगे और हमारा जो काम होगा शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा और हम बहुत हेल्दी फील करेंगे। डू सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ये भी एक अच्छी हैबिट है। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्वास्थ्यवर्धक जो ब्रेकफास्ट है वो लीजिए। गो टू बेड अर्ली, सोने जल्दी जाएं, क्योंकि जल्दी सोने जाएंगे तो जल्दी उठेंगे। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स, ये भी गुड हैबिट है कि आप अपने बड़ों का और अपने शिक्षक जन का सम्मान करें। और है मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड यू, और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, आसपास की चीज़ों को साफ सफाई रखें। ये आपको लिखना था। फिर हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें क्वेश्चंस 2 हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? एक है गिव अ सुटेबल टाइटल, आपको टाइटल देना है। तो अगर आप इसे देखें तो ये सोलर एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसका जो टाइटल है आप इस तरह से बता सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि यहाँ पास लिखा है, ये आप इसे बना सकते हैं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी। 3 तरह का आप इसमें सुटेबल टाइटल दे सकते हैं आप अपने अनुसार। फिर उसके बाद है मेक्स नोट्स ऑन इट, आप इसमें 2-4 नोट्स बना देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यू आर जय और जया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, द गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। तो आप जय या जया हैं तो लड़का जय लिख लेंगे और लड़कियां जया लिख लेंगी, और आप क्लास 10th A में हैं और आपकी स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। अब आपको एक राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 3 days लीव। आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें 3 दिन की छुट्टी मांगनी है। किस लिए? ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, क्योंकि आपके बड़े भाई की शादी है, इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अथवा में दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू कांग्रेचुलेटिंग हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस। आपको अपने फ्रेंड सोनू को एक खत लिखना है जिसमें उसे क्या करना है? कांग्रेचुलेट, बधाई देना है। किस लिए? ब्रिलियंट सक्सेस इन द स्कूल हाई एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छी सक्सेस प्राप्त की है, तो बधाई पत्र लिखना है आपको। और आप कौन हैं? आप वैदिक हैं, आपका नाम वैदिक है और रहते हैं आप रिसाइडिंग एट 723 संस्कृति पार्क मऊ। तो आप 723 संस्कृति पार्क मऊ में रहते हैं और आप वैदिक हैं, और आपके फ्रेंड सोनू को आपको खत लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको ऐसे लिखना है, ये जो ऊपर अथवा के ऊपर दिया हुआ है इसमें से किसी एक में लिखना है। या तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज में लिखिए, या सेव वाटर में लिखिए, माई हॉबी में लिखिए, द गेम एंड आई लाइक मोस्ट
द गेम आई लाइक मोस्ट, और साइंस इन डेली लाइफ। साइंस इन डेली लाइफ मतलब अंडर आप साइंस का भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में लिख सकते हैं आप, माई हॉबी वगैरह किसी ने याद किया तो वो भी लिख सकते हैं। और इसके जो अथवे में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। तो इसके बारे में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसे पॉइंट में नहीं, आप सीधा एक एक करके पैराग्राफ में लिख दीजिए तो ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको 5 करने हैं, कोई से भी 5। चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें पहला है आई, फिर ब्लैंक दिस बुक यस्टरडे। तो गाइज मैं बता दूं पहले कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यस्टरडे लिखा है। यस्टरडे बताता है कि मैं पास्ट टेंस हूँ। अब पास्ट टेंस में पास्ट की वर्ब चाहिए, और पास्ट की वर्ब यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर ए है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हालांकि ये सारी फॉर्म है, फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन ये वाली जो सी नंबर है ये यस या यस वाली है, तो यस या यस वाली पास्ट में चलता नहीं तो कैंसिल। आईएनजी फॉर्म बिना इज एम आर वाज वर्ग के होती नहीं तो ये कैंसिल। इसका पहला ऑप्शन सही है, रीड, रेड पढ़ेंगे इसे, तो आई रेड दिस बुक यस्टरडे। दूसरा क्वेश्चन है ब्लैंक है, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसमें क्या आएगा, ये तो कंडीशन वाला है, या तो इफ़ आएगा या अनलेस आएगा। तो यदि आप लिखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये गलत हुआ। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे फेल हो जाओगे, ये गलत है। ये होगा आपका सही ऑप्शन, क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, इसका आंसर होगा अनलेस। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, योर फादर इज सीरियसली इल। तुम्हारे फादर एकदम सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। यू गो होम। गाइज इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन ये कन्फ्यूजेबल हैं। इसका आंसर एग्ज़ाम में क्या मानता है एग्जामिनर, इसमें मैं बता दूं तो शुड का कम चांसेस है, मस्ट का चांसेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूटी, यदि ड्यूटी बताना है कि आपके फादर बीमार हैं तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए घर, तो यहाँ मस्ट होगा। और यदि नैतिक बात बताते हैं तो फिर आउट टू भी हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें देखना है कि एग्जामिनर क्या मानता है, मस्ट मानता है या आउट टू मानता है। तो कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है रिटायर्ड है, रिटायर है और रिटायरिंग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टीचर लिखा हुआ है, ये जो टीचर लिखा हुआ है, टीचर नाउन हुआ, और नाउन के पहले हमारे पास क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव जो है ये है रिटायर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, रिटायर्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टाइम इज लेफ्ट। हाउ टाइम इज लेफ्ट। अब इसमें हाउ शब्द है, या तो मच आएगा या तो मैनी आएगा, एनी नहीं आएगा। अब टाइम जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, आपको ये देखना है। तो जो हमारा टाइम है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा मच। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए ब्यूटीफुल जब आप पढ़ते हैं तो पहला जो अक्षर है वो बा आता है, और बा एक व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता इज देन एनी अदर गर्ल। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यदि आपके पास देन आता है तो देन का प्रयोग तभी होता है जब कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव डिग्री हुई, ये कंपैरेटिव हुई, और ये सुपरलेटिव हुई। तो सुपरलेटिव तब आती है जब दा हो, यहाँ पे कंपैरेटिव है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ये होगा, सीता इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डोएस डायरेक्ट में।
यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, ही नोज मी, और इसे हमें वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करेंगे तो यहाँ पे मी बनेगा आई, तो आई हो जाएगा। फिर आई के बाद आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, तो के एन डब्लू, ये के एन ओ डब्लू एन, तो नोन। फिर बाय, बाय करके और ही का बनेगा हिम, ठीक है। तो ये बनेगा, तो बनेगा ये आई एम नोन बाय हिम, ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन वर सम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे हमें रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो ये शुरुआत होगी, पहले होगा सम, गर्ल्स वर मेकिंग, यहाँ पे 5 में ए आएगा और 6 में नॉइज आएगा, फिर आएगा 7 में इन और 8 में आएगा द क्लासरूम। तो क्या बनेगा, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, ये हमारा बनेगा, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ठीक है। अब बोल रहा करेक्ट द सेंटेंस, तो यहाँ पे आप देखिए ये सिंस फॉर लगा है, सिंस लिखा हुआ है, और सिंस फॉर तभी आता है जब क्या हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन आता है, ये आर वाला नहीं चलेगा। तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे हमारा बी के हिसाब से होना चाहिए था, क्या, हैज़ नहीं हैव। तो यहाँ बी के बाद आपको यहाँ पे क्या जोड़ना था, आर की जगह हैव लगाना था और बीन लगाना था। तो ये बनता बी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, और इस तरह से आपका एक जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहले पहचानते हैं कि ये टेंस कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता, आई के साथ डू लगा हुआ है, तो इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो बनेगा डू, फिर आई, फिर उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आएगी, डू आई डू एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है इस प्रकार से। तो इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो बनेगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड एरर इन अदर इज ईजी, और इसे करना है बिगनिंग विद इड। तो मैं बता दूं कि इसको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो कुछ अलग तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें शुरू में नाउन नहीं है कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन लगा देंगे। तो इट से करना है, तो इट से इस प्रकार से बनेगा, देखिए इट इज easy to find error in others, ये इस प्रकार से बनेगा, इट इज़ ईजी टू फाइंड errors in other, ठीक है। तो अगर आपने बनाया हो, तो अगर आपने इस तरह से बनाया है तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड और लेंचो वॉज पीजेंट। अब इसे हमें क्लॉज को जोड़ना है हु का यूज करके। तो कैसे जोड़ेंगे, हमने क्या करना है कि दोनों में देखिए यहाँ पे लेंचो है, पहले वाले में भी लेंचो है, दूसरे वाले में लेंचो है। तो पहले आपको लेंचो लिख लेना है शुरुआत में, तो आपने लिखा लेंचो। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हु लगा लेना है, तो ये हो जाएगा हु। ठीक है, तो लेंचो हु। अब क्या करना है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ वाज अ पीजेंट, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो आपने लिख लिया, फिर इसको लिखने के बाद ये पहले वाले में जो इतना बचा हुआ है रोट अ लेटर टू गॉड, ये बाद में लिख लेना है। तो हमारा क्या बनेगा सेंटेंस बन जाएगा लेंचो हु वॉज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, हमें सो दैट का प्रयोग करके जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो क्या करना है, सो दैट में हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो वेरी की जगह है यहाँ पे आपको सो रख लेना है, और इसके इंटेलिजेंट के बाद आपको ये फुल स्टॉप की जगह आपको दैट लिख लेना है। यहाँ पे आपको दैट लिख लेना है, और दूसरा वाला सेंटेंस आपको यहीं से शुरू कर देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। तो बन जाएगा हमारा सेंटेंस माई सिस्टर इज़ सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और इस प्रकार से आपका डुएट डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपको 75 वर्ड्स में आंसर्स लिखना है किसी एक में, या तो आप इसे लिखें या तो इसे लिखें। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। तो मिस्टर हॉल क्यों पाते हैं साइंटिस्ट को, मतलब जो साइंटिस्ट था वो पागल पागल सनकी क्यों लग रहा था मिसेस हॉल को साइंटिस्ट पागल क्यों लग रहा था, ये आपको पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स। तो जो 20वीं शताब्दी है उसे किताबों का युग क्यों कहा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव में देखें क्या, व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसो। लेंचो को केवल 70 पीसो ही क्यों मिले थे, आपको ये बताना है। अब हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पीसो। यह गॉड की गलती थी भगवान की कि उन्होंने 70 पीसो भेजे। दूसरा ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, बाकी पैसा पोस्ट मास्टर ने चुरा लिया। तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और तीसरा हमारा बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर 70 पीसो ही जमा कर पाए थे चैरिटी के रूप में, इसलिए। और चौथा ऑप्शन है हमारा लेंचो मेड अ मिस्टेक व्हाइल काउंटिंग द मनी, लेंचो से गलती हो गई थी पैसे गिनते समय। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा हमारा, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो यानी कि जो पोस्ट मास्टर लोग थे वो केवल 70 पीसो ही जमा कर पाए थे दान के लिए, इसलिए उसको 70 पीसो मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी सी वॉज स्कूल गर्ल। तो वह कितने साल की थी, और तो उसने डिसाइड किया था अपनी डायरी लिखने के लिए। तो वो 13 ईयर ओल्ड थी जब उसे डायरी मिली भी थी और उसने डायरी लिखना प्रारंभ किया। तो उसका जो आंसर होगा वो रहेगा 13 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का, द प्रपोजल। आपकी किताब में एक चैप्टर है प्रपोजल, इज़ आ वन एक्ट प्ले अबाउट। तो ये जो नाटक है वो किसके बारे में है, तो ये जो नाटक है तो ये है रसियन वेडिंग कल्चर के बारे में।
जो रसियन यानी कि रूस में जो शादी वगैरह होती है उसके कल्चर को बताने के लिए ये जो चैप्टर है द प्रपोजल लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रसियन वेडिंग कल्चर। अब उसके बाद हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है द 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज़। तो जब 10 मई को साउथ अफ्रीका में जो वेदर था यानी कि जो वातावरण था वो कैसा था, तो विंटर डे था कि मानसून डे था, समर डे था एंड ऑटम डे था। तो इसका सही आंसर होगा ऑटम डे। अगर आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो क्या पतझड़ वाला मौसम था जब नेल्सन मंडेला जी को क्या लेना था, ओथ लेना था वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये सही आंसर क्या हुआ, एन ऑटम डे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में एक पैसेज है आपका और इसे आपको सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सम बॉल इन पेंसिल। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सम बॉल इन पेंसिल, तो ये सही आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच वर्ड द एक्सट्रैक्ट मीन्स आ पीजेंट फैट बॉडी। किसका मतलब होता आ प्लीजेंट फैट बॉडी। इसका मतलब फैट बॉडी का मतलब हुआ एक मोटा शरीर, और मोटा शरीर जो होता है वो होता प्लम्प। आप उस वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो उसमें बताता है प्लम्प अपीयरेंस यानी कि एक मोटा थुलथुला शरीर कटहल जैसा, तो उसकी तुलना की गई थी। तो यहाँ पे फैट बॉडी या प्लेजेंट फैट बॉडी का मतलब होता है प्लम्प। नेक्स्ट में चलते हैं। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरी क्योंकि बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो 10 का बी नंबर है, इसमें एक पोयम है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब इसमें पूछा गया है कि फ्रॉम विच पोयम योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो ये अमांडा से लिया गया है जिसमें वह अनाथ बनना चाहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि द वर्ड ऑर्फन मीन। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ होता है, और अनाथ का मतलब जिसके माता पिता ना हो, तो ये होगा बी नंबर। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, तो ये बनेगा हमारा क्या आंसर। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर से कहा जाता ऑर्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। लड़की हकीकत में क्या चाहती थी, असलियत में क्या चाहती थी। और हमारे पास ऑप्शन है सी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, सी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, सी वॉन्ट्स टू रिमेन बेयर फीट, सी वॉन्ट्स टू वॉक ऑन सॉफ्ट डस्ट। तो लड़की जो हकीकत में चाहती थी वह चाहती थी स्वतंत्र होना चाहती थी, मतलब उसे कोई रोके टोके ना, शांति भरा जीवन हो उसका, कोई चिल्लाए नहीं और उसे कोई रोके टोके नहीं, वो यह चाहती थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो इस प्रकार से पोएम के भी आंसर हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये है आंसर राइटिंग करनी है आपको एनी 630 वर्ड में। पहला क्वेश्चन है आपका हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो का जो भरोसा था किस पर था, व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। तो आपको बताना है कि लेंचो का भरोसा गॉड पर था और उसने गॉड को लेटर लिखा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो आप जानते हैं कि उसे पता था कि उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं वो काम नहीं करेंगे, इसलिए वो डरता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, यानी कि मंडेला ने जो विश्व भर से आए हुए लीडर्स थे, नेताओं का को थैंक्स क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने आके उनका साथ दिया, इसलिए उन्होंने थैंक्स कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एनी, मिस्टर कीसिंग एनी से गुस्सा क्यों थे, और व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उससे क्या कहा था। तो आप जानते हैं कि एनी से कीसिंग इसलिए नाराज थे क्योंकि वह बहुत बातें करती थी क्लास में, और उन्होंने उससे क्या कहा था कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे लिख के लाओ, तो कई बार उन्होंने ऐसे लिखने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल्स डिसेंट, तो ये कोडाबू पीपल डिसेंट मतलब ये किस वाले का है, ये है आपका ब्रेड मेकिंग वाला जो चैप्टर है वहाँ से। तो वहाँ पे जो आदिवासी वगैरह थे तो उनका क्या था, वो ब्रेड बनाते थे और बढ़िया पहनते थे, क्या पहनते थे, अप टू नीज जो कबई कहा जाता था। ठीक है ना, पेडर, इनको पेडर भी कहा जाता था, और जो वो पहनते थे जो ड्रेस अपने घुटने तक उन्हें, तो ये सारा काम करके उनका डिसेंट काम था, तो इसके बारे में आपको लिखना था। और व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कमिस्फेरन वुड बी सुटेबल फॉर, तो ये मैक्सवेल वाले का है जिसमें एक इजाद करता है एक फार्मूला, तो उसका आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, तो बल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी क्या थी, तो वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर आने जाने वाली बसों को देखती थी, उसमें जो नए नए चेहरे रहते थे यात्रियों के, उसको देख के बड़ा मज़ा आता था, तो वही उसकी खुशी का कारण था। और आठवां क्वेश्चन है व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो दूसरे टाइम जो किसा गौतमी थी घर घर जाके क्या मांग रही थी, डज सी गेट इट, क्या उन्होंने पाया और क्यों। तो आप जानते हैं कि उसमें बुद्ध बोलते हैं कि एक काम करो, तुम घर घर जाके वो कोई ऐसा घर पहले पता करो, ठीक है ना, किस लिए कि वहाँ से मुट्ठी भर सरसों लाना जिसके घर से कोई ना मरा हो, तो वो जाती है, तो वो घर घर जाके ये पूछती है, एक ऐसी मेडिसिन पूछती है जो उसके मरे हुए लड़के को ठीक कर दे, तो क्या उसे मिलती है, तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो डज सी गेट इट, तो आपको करना है नो, सी डजेंट गेट इट। व्हाई, क्योंकि व्हाई मीन्स क्यों नहीं मिला उसे, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था कि जहाँ पर कोई ना मरा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट आप समझ जाते तो लिख पाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, यहाँ पे भी आपको 30 वर्ड में कोई दो क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला है हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, ये सरल सा क्वेश्चन है। और दूसरा है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, तो घर को क्या होता है जब वहाँ से ट्री आगे बढ़ता है, वहाँ से जाता है, तो घर को क्या होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना था कि भाई दीवारों में क्रैक आते हैं और शीशे की तरफ बढ़ता है, तो फिर उससे हवा मिलने आती है, इस प्रकार से आंसर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो में क्रो एंड हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोरो और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पे भी दो क्वेश्चन का आंसर देना है 30 वर्ड में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अनिल काम से लौटते समय क्या प्राप्त करता है, थीफ जो है चोर अनिल से क्या प्राप्त करता है काम से लौटते समय, वो आपको बताना है कि रहने के लिए घर और खाना प्राप्त करता है। हाउ इज़ आसवल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, तो आसवल जो था वो दूसरे सीक्रेट गुप्त एजेंटों से अलग कैसे था, ये आपको बताना था। तीसरा है व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न व्हेन सी डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर, तो ए ब्राइट क्या लेसन, क्या सबक सीखता है जब वह है नहीं जीतता है कोई भी जो साइंस वाला फेयर था, विज्ञान के मेले में कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता है उसको, कुछ भी नहीं जीतता है, तो उसे क्या सबक मिलता है, ये आंसर था। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है नया है,
लेकिन इसके 1 और 2 पिछले क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से बता सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 75 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना था, या तो इसका या तो इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उन्होंने गॉड की जगह साइन क्यों किया। आप जानते हैं कि लेटर लिखते समय साइन भी करते हैं लास्ट में, तो उन्होंने गॉड लिख के और साइन किया अपना पोस्ट मास्टर ने, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो ये आपका ब्लैक एरोप्लेन से था, तो इसकी कहानी आपने समझी है, तो आपको यहाँ पे ये आंसर। लेकिन पहला वाला आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप उसको लिख सकते थे, सरल भी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 75 शब्द में फिर से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना था, और क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम। बाल पोएम के बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। आप जानते हैं कि बाल पोएम में जो राइटर है, पोएट है, वो एक लड़के की बाल गुम जाती है, तो उसको पैसे नहीं देता है, या वो बताना चाहता है कि जब भी कोई अपनी चीज़ गुम जाती है तो कैसा लगता है, तो उसे उस रियलिटी से अवगत कराना चाहता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेंट्रल आइडिया है उसका, उसके बारे में बात है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू डिज़ायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द फायर एंड आइस। डिज़ायर और हेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं फायर एंड आइस में। और व्हाट डज रॉबर्ट फ्रस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। और रॉबर्ट फ्रस्ट क्या कहते हैं कि संसार कैसे ख़त्म हो जाएगा, इसके बारे में। तो आप लिख सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। इस प्रकार से आज हमने 10th का पेपर सॉल्व किया, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।